तो एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड की खबरों में और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो कल देर शाम के बाद से उत्तराखंड के कई इलाकों में राजधानी देहरादून समेत जमकर बारिश हो रही है। देहरादून में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जो पानी था वो लबालब भर चुका है। लोगों को घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। राजपुर रोड, नेहरू कॉलोनी, पटेल नगर, खुड़बुड़ा समेत कई इलाकों में इस वक्त जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और जल भराव के चलते कई जगहों पर जाम जैसे हालात भी हो गए हैं। वहीं पुलिस देर रात से ही लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है। तो कल देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून की तस्वीर, जहां पर कई जगह इस वक्त जल भराव की स्थिति है। तो देर शाम से हो रही बारिश से देहरादून में नेहरू कॉलोनी इलाके में बरसाती नाले में एक स्कूटी सवार बह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस स्कूटी सवार की इस वक्त तलाश कर रही है। रामप्रसाद बडोनी दुधली से देहरादून की तरफ आ रहे थे। आपको बता दें कि देर रात से ही तेज बारिश हो रही है। बरसाती नाले उफान पर है और बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार बह गया। फिलहाल पुलिस उन्हें ढूंढने का काम कर रही है। और देहरादून में हुई बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया। राज्य सरकार में मंत्री गणेश जोशी के घर पर भी पानी घुस गया। गणेश जोशी के घर के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंत्री गणेश जोशी का घर तालाब बना नजर आ रहा है, जिसमें घर के ड्राइंग रूम और बेडरूम तक में पानी घुस गया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंत्री जी का घर है, गणेश जोशी का घर है, जहां पर लगातार कल शाम से हो रही बारिश की वजह से पानी घुस गया। बारिश के बाद जलभराव की खबरें कई जगहों से आ रही है। साथ ही कई जगहों पर घरों में पानी घुसने की भी खबर है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गणेश जोशी के घर की है, जहां पर बहुत सारा पानी घुस गया है, जहां पर मंत्री जी के घर में बेडरूम से लेकर ड्राइंग रूम तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, बारिश कल शाम से लगातार हो रही है, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ा है? क्योंकि तस्वीरें मंत्री जी के घर की हमने देखी कि किस तरह के उनके घर में भी पानी घुस गया, बल्कि उनका तो इलाका जो घर है पौष इलाके में है, तब ये हाल है। तो बाकी जगहों का क्या हाल है, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल नीलो, क्योंकि मौसम विभाग की जो चेतावनी थी उस चेतावनी के अनुसार देर रात से ही बारिश शुरू हो गई थी और लगातार अभी भी जारी है। ये बारिश का जो आलम है ये पूरे प्रदेश में लगभग ऐसा ही है कि हर जगह बारिश ही बारिश देखने को मिल रही है। अगर हम मात्र देहरादून की बात करें तो देहरादून में देर रात से जो बारिश हुई है उसके बाद कई इलाके ऐसे हैं जहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। अगर अभी नगर निगम की टीम से हमने जब बातचीत की तो उनका ये कहना है कि देहरादून में करीब 2 दर्जन से ज्यादा इलाके ऐसे हैं जहां पूरा जल भराव की स्थिति हो रही है और नगर निगम और प्रशासन की टीम वहां से पानी निकालने में तुली है, पानी निकालने में लग जुटी पड़ी है। क्योंकि अगर हम बात करें देहरादून में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो ड्रेनेज सिस्टम की है। ड्रेनेज सिस्टम स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ पे तैयार तो किया गया, लेकिन वो सही तरीके से न चलने के कारण इस तरीके की स्थिति होती है कि हल्की बारिश से भी कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें अगर हम बात करें तो राजपुर रोड, जो कि सबसे पॉज इलाका माना जाता है, वहां देर रात से ही बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया था। लोग पूरे घर से पानी निकाल रहे थे। अभी हमने जो तस्वीरें दिखाई मंत्री गणेश जोशी के घर की, कि वहां भी स्थितियां ये हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जब जो पौज इलाके देहरादून में है वो वहां इस तरीके की स्थिति, तो जो नदी और नालों के किनारे जो इलाके हैं वहां क्या स्थिति होगी ये आप देख सकते हैं। क्या अब भी वहां पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग क्या कह रहा है, कब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी? बिल्कुल, मौसम विभाग के जो अलर्ट था वो आज तक था और अगर ये देखने को मिला कल देर शाम से बारिश शुरू हो गई थी और अभी भी जारी है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में अभी भी बारिश रुक रुक के जारी है। भले ही जो जिस तरीके से देर रात में जो तेज बारिश आई थी उस हिसाब से तो अभी नहीं है, लेकिन रुक रुक के बारिश अभी भी देहरादून में जारी है। ठीक है सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लगातार देहरादून में बारिश हो रही है और बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तरकाशी की बात करते हैं, जहां पर वरुणावत पर्वत पर एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुआ है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन ने ड्रोन कैमरे से भूस्खलन जोन की तस्वीरें ली हैं।
वहीं एक टेक्निकल टीम भी इस क्षेत्र में सर्वे के लिए भेजी गई है। बीती रात वरुणावत पर्वत की तलहटी पर स्थित गुफियारा क्षेत्र में पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, जिसके बाद लोग डर की वजह से भागने लगे। वहीं जिला प्रशासन ने रात में मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालने का भरोसा दिया। आपको बता दें कि साल 2003 में वरुणावत पर्वत से लगातार 1 महीने तक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई घर और दुकान टूट गए थे। वहीं एक बार फिर लोगों के मन में वरुणावत पर्वत का डर पैदा हो गया है। तो पूरी टेक्निकल टीम गई है और तकनीकी विशेषज्ञ टीम, मैंने उनको कहा कि आप जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ भी चले जाएं, पूरा निरीक्षण करके लाएं कि क्या इसके कारण थे और क्यों हुआ। सरोवर नगरी पर बढ़ते बोझ के बाद कैरिंग कैपेसिटी पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में अंधाधुंध निर्माण लैंडस्लाइड से शहर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और अब नैनीताल के लिए हालत बेहद चिंताजनक हो चुके हैं। सरोवर नगरी नैनीताल का भविष्य खतरे में है, ये हम नहीं, भूवैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट कह रही है। टिफिन टॉप में पहाड़ी गिरने से शहर हिल गया है और इससे बड़ा खतरा नैनीताल के चाइना पीक पहाड़ी के दरकने का बन रहा है। रिपोर्ट में मलबे के ऊपर बने मकानों पर भी खतरा बन रहा है, तो वहीं पर्यटकों की भीड़ और गाड़ियों का बढ़ता दबाव भी शहर को और खतरे में डाल रहा है। भूवैज्ञानिक नैनीताल शहर में प्रेशर को कम करने की सलाह देने के साथ ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने और लैंडस्लाइड वाले इलाकों में ट्रीटमेंट को जरूरी बता रहे हैं। भाई पानी ही दुश्मन है। जो मलबा, जो डेबरी जिसके ऊपर मकान बने हैं, अगर वो सैचुरेटेड हो जाएगा डोमेस्टिक वाटर से या रेन वाटर से, तो समझ लीजिए आने वाले समय में और बड़ी त्रासदी हो सकती है। दरअसल 2009 के बाद नैनीताल शहर की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई और साल दर साल शहर के अलग अलग इलाकों में भूस्खलन होने के साथ अब नए जोन में कटाव से चिंता और बढ़ने लगी है। हालांकि नैनीताल के बलिया नाले में ट्रीटमेंट का काम चल रहा है, तो टिफिन टॉप और चाइना पीक के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। तो वहीं शहर के कई इलाकों में जिला प्रशासन नए निर्माण पर रोक लगाने के साथ साथ अवैध मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर विचार कर रहा है। बलिया नाला में काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। उसमें जो छूटे हुए एरिया हैं उनमें भी उनको भी टेकअप करा जा रहा है। चाइना पीक का जो क्षेत्र है वहाँ पिछली बार लैंडस्लाइड की घटना सामने आई थी, तो उसके बाद उसका एक टेक्निकल इंस्पेक्शन हमने कराया। वो फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से लगभग 60 से 70 लाख के आसपास DPR भेजी गई है। बहरहाल अगर रिपोर्ट को दरकिनार किया गया तो आने वाले वक्त में नैनीताल बड़े भूस्खलन को दावत दे रहा है। जरूरी होगा कि शहर को बचाने के लिए वक्त रहते कोई ठोस कदम अभी उठा लिए जाएं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चमोली के ज्योतिर्मठ नगर में पिछले दिनों औली रोड पर दरार पड़ने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। तहसील प्रशासन के द्वारा नगर क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई। ITBP में बन रही बिल्डिंग पर रोक लगा दी गई है। साथ ही तहसील प्रशासन का कहना है कि जो भी निर्माण कार्य करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में ज्योतिर्मठ क्षेत्र में दरार पड़ने के बाद वैज्ञानिकों ने ज्योतिर्मठ नगर में बड़े निर्माण पर रोक लगाने की सलाह दी थी। जोशीमठ में हम तो पहले सरकार से सबसे पहले ये मांग करते हैं कि यहाँ जो सुरक्षात्मक काम होने हैं, जैसे नालों का है, नीचे सुरक्षा दीवार लगनी है, जिन जिन वार्डों में ज़्यादा खतरा है वहाँ रोक लगाया जाए। उस पर भी कुछ क्षति हुई है तो उनका काम तत्काल हमारे द्वारा रुकवाया गया और जो भी खनन की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें हमने चालानी कार्रवाई करके DM साहब को हम प्रेषित कर रहे हैं रिपोर्ट। और इसी पर बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जबकि ज्योतिर्मठ में मना किया गया है कि कोई बड़ा निर्माण नहीं होगा, लेकिन ITBP के बताए जा रहे कई होटलों का निर्माण शुरू हो चुका है, तो क्या प्रशासन इसे देख नहीं रहा है या फिर उनकी आंख के नीचे ही ये सब कुछ हो रहा है?
जी निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जरूर यहाँ पे दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से 8 वैज्ञानिक संस्थानों ने जोशीमठ नगर में पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे बड़ा निर्माण नहीं किया जा सकता, अगर बड़ा निर्माण करेंगे तो भविष्य में और ज़्यादा खतरा बन सकता है। लेकिन उसके बाद भी न लोग मान रहे हैं न सरकारी एजेंसियां मान रही है, लगातार धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहे हैं। चाहे आईटीबीपी में बात कर ले तो वहाँ पे CPWD के द्वारा जो आईटीबीपी की बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है वो भी उस इलाके में जहाँ की पहले ही दरार पड़ चुकी है। उसके नीचे अगर बात करें तो मनोहर बाग वार्ड है, वहाँ दरार है, और पूरा मरवाड़ी का इलाका उसी क्षेत्र में है, वहाँ पे भी दरारें पड़ी थी। उसके बावजूद भी लगातार निर्माण कार्य होते चले गए। अगर वहाँ पे रोड नहीं धंसती जो औली को जोड़ने वाली है तो ये धड़ल्ले से निर्माण कार्य चलता रहता, और जब औली रोड पर दरार पड़ी तो लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए। तो उसके बाद प्रशासन नींद से जागा और अब वहां पे निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। इसके अलावा अब क्षेत्र में जितने भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो बड़े निर्माण कार्य यानी कि पक्के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन ये पिछले 2 वर्ष से ये जो कार्रवाई है ये हो रही है, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लगातार निर्माण कार्य होते चले जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोकल लोग यहाँ के हैं वो भी लापरवाही कर रहे हैं कि पक्के मकान खड़े कर दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले भविष्य में एक बार फिर से लोगों को दरार जैसी घटनाओं से जूझना भी पड़ सकता है। जी बिल्कुल नितिन, समझना होगा लोगों को कि किस तरह से अगर वहां पर मना किया गया है तो फिर वहां पर पक्के निर्माण ना होने पाए, और साथ ही साथ जो सरकारी जो कंपनीज हैं उनको भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें सितारगंज के आशीष जोशी टॉपर बने हैं, जबकि अल्मोड़ा के वैभव कंडपाल दूसरे और हल्द्वानी के पंकज भट्ट तीसरे स्थान पर रहे। एग्जाम में 10 डिप्टी कलेक्टर, 10 DSP समेत कुल 311 कैंडिडेट अधिकारी बने हैं। उत्तराखंड के कुल 36 विभागों को नए अधिकारी मिले हैं। PCS का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी हो चुका है और टॉप 3 पोजीशन पर लड़कों ने बाजी मारी। हल्द्वानी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें करीब 4-5 लड़के 2 गाड़ियों से हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो मंगलवार रात का है। दरअसल हल्द्वानी पुलिस को एक महिला की तरफ से शिकायत की गई। महिला मुखानी इलाके से गुजर रही थी। इसी दौरान 2 अलग अलग कारों में सवार हुड़दंगी लड़कों ने उनकी कार के आसपास अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। यही नहीं, कमेंट भी पास किया। महिला ने लड़कों की इस अजीबोगरीब हरकतों को वीडियो में कैद कर लिया, जिसे पुलिस ने बारीकी से मॉनिटर किया। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और 5 लड़कों को एक कार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि वीडियो में दिखाई दे रही स्कॉर्पियो कार की तलाश है, जिसमें सवार लड़कों की तलाश इस वक्त जारी है। देखिए, पुलिस ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया है और कंप्लेनेंट को बुलाकर उससे तहरीर ली गई है और इस पर एक FIR भी पंजीकृत हो गई और जो व्हाइट गाड़ी है वो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है और 5 जो इसमें चिन्हित किए गए थे लड़के उनको पकड़ लिया गया है और एक जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है उसकी तलाश जारी है, उसे भी हम से पकड़ लिया। हल्द्वानी के बनफूलपुरा कांड के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के चलते उनके बाद के समय को असंवैधानिक माना है। सभी आरोपियों ने निचली अदालत के 12 मई के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और डिफॉल्ट बेल देने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त समय जो लगा उसमें उनके खिलाफ CCTV के रिकॉर्ड, पेट्रोल पंप, मेडिकल रिपोर्ट एकत्र करनी थी और जांच भी की जानी थी, इसलिए समय लगा, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। जिसमें नीचे की कोर्ट ने 90 दिन के बियॉन्ड चार्जशीट फाइल करने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था, तो उसको हमने यहाँ चैलेंज किया था और कहा था कि ये अवैधानिक है, बिना किसी आधारहीन है, बिना किसी आधार के टाइम को बढ़ा दिया गया है और 90 दिन के बाद अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो यह अक्यूज का अधिकार है कि उसको जमानत दी जाए। रुद्रपुर में मासूम बच्चों का यौन शोषण करने वाले मौलवी पर पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। आरोपी मौलवी के बारे में परत दर परत बेहद डराने वाली बातें सामने आ रही है। यहां तक कि बच्चियों को जिन्न का डर दिखाता था और मौलवी के पास से चाइल्ड पॉर्न वीडियोस का पूरा एक जखीरा मिला है। जरा देखिए रिपोर्ट।
उधम सिंह नगर के मलसी गांव की इस मस्जिद में उर्दू और इस्लाम की पढ़ाई करने आने वाली छोटी मासूम बच्चियों के लिए पिछले 2 महीने बेहद खौफनाक थे, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये मौलवी पूछताछ में एक कर कई राज खोल रहा है जो हैरान करने वाले हैं। छोटी बच्चियों के यौन शोषण से पहले ये दरिंदा मौलवी इसकी पूरी कहानी लिखता, बड़े लड़कों को खराब पढ़ाई के नाम पर पीटता, बड़ी लड़कियों को शाबाशी देता और उन्हें विदा कर देता, और उसके बाद छोटी बच्चियों के साथ एसी वाले कमरे में पॉर्न का गंदा खेल खेलता। बच्चियां अपना मुंह न खोल दें इसके लिए उन्हें डिब्बे में बंद जिन्न का मौत वाला खौफ दिखाता। हैरानी की बात यह है कि मौलाना की शिकार हुई 6 बच्चियां अभी तक सामने आ चुकी हैं। हैरतन चीज ये है ना, तो इन बच्चियों को ये डराता था कि अगर तुम लोगों ने ये बात ना तुम्हारे मम्मी पापा को बोलोगे तो मेरे पास डब्बे में जिन होता है, मैं डब्बे में से जिन निकाल के वो जिन जो है तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार देगा, तुम्हारा मम्मी पापा मर जाएंगे। तो वो बच्चे हैं, वो डर जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक पहली लड़की जब बोल दी तो उसकी माँ ने उसकी ग्रेविटी समझ ली और तत्काल यहाँ पर हमारे पास आ गई। पुलिस के मुताबिक मौलवी से घटना के बाद अपना मोबाइल छुपा लिया था, लेकिन कॉल डिटेल के आधार पर उसका मोबाइल पुलिस को मिल चुका है। इसे देखकर पुलिस भी हैरान है, क्योंकि मौलवी दिन रात पॉर्न देखता था। विशेष तौर पर उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने का शौक था। उसकी मोबाइल चैट हिस्ट्री ने उसके इस गंदे शौक का पूरा खुलासा कर डाला है। उसने बड़ा चालाकी से जब वो अरेस्टिंग हो रहा था तो उसने अपना फोन छुपा दिया था। तो पीसीआर के दौरान हमें उस मौलवी का फोन बरामद मिला है और आप हैरान हो जाओगे कि उसकी फ़ोन में भर भर के पोर्नोग्राफी का कंटेंट मिला है और ब्राउजिंग हिस्ट्री में पुराने डेटों में कब कब क्या क्या पोर्न साइट्स एक्सेस किया है उसकी पूरी भंडार मिल चुका है। वाकई पुलिस को मिल रही जानकारी बेहद चौंकाने वाली है। यही वजह है कि उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी है, जो मौलाना के हर काले पन्ने से पर्दा उठाएगी, ताकि फिर कोई मौलाना धर्म और शिक्षा के नाम पर मासूम बच्चियों से न खेल सके। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और देहरादून में बीजेपी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। मीटिंग में 2 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि छोटी छोटी टीम बनाकर समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलने के लिए जाए। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL की आज से 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि AGM होगी। ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी RIL की AGM का निवेशकों को इंतजार है। इस AGM में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के बारे में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। रिलायंस की AGM से मुख्य उम्मीदें रिटेल और डिजिटल बिजनेसेस की लिस्टिंग के लिए टाइमलाइन को लेकर है। साथ ही कंपनी की ओर से और कई घोषणाएं आज हो सकती हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने रिलायंस डिज्नी के बीच 70,350 करोड़ रुपए की मर्जर डील को मंजूरी दे दी है। 28 फरवरी को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार वॉयकॉम 18 के संचालन को स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया जाएगा। 70,350 करोड़ रुपए के मूल्य वाले जॉइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तहत 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जॉइंट वेंचर में वायाकॉम 18 का हिस्सा
46.8% तो RIL की 16.34% की हिस्सेदारी होगी, जबकि जॉइंट वेंचर में डिज्नी की 36.84% हिस्सेदारी होगी। इस साल के आखिर तक डील पूरी होने की उम्मीद है। रिलायंस और डिज्नी की जॉइंट वेंचर की चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी, जबकि उदय शंकर को वाइस चेयरपर्सन वो होने वाले हैं। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर 2 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक गाड़ी में आग लग गई, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत बुझा दिया। रामनगर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर एक वर्कशॉप आयोजित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं को नए सदस्य जोड़ने के तरीके के बारे में समझाया गया। पौड़ी में ठेकेदार संगठन ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना देकर बड़े टेंडरों को छोटे छोटे टेंडरों में बदलने समेत 19 मांगों को लेकर धरना दिया। धारचूला के ग्रामीणों ने शिक्षक की कमी को लेकर पिथौरागढ़ डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया और टीचरों की नियुक्ति की मांग की। टेरे में आंगनबाड़ी वर्करों ने मानदेय बढ़ाने समेत 10 मांगों को लेकर एक रैली निकाली। मांगे जल्द न माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। विकासनगर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपने बच्चों पर नजर रखने की अपील की है। टेरे में प्रतापनगर कांग्रेस से विधायक विक्रम नेगी ने भिलंगना घाटी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावितों की समस्याएं सुनी। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तहसील पर प्रदर्शन किया और उपनल कर्मियों को परमानेंट करने की मांग की। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव 13 सितंबर को होगा और उसी दिन उनके नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। अल्मोड़ा बागेश्वर दुग्ध संघ इस बार उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन से पहले नवंबर में आ गई। बागेश्वर में 65% और अल्मोड़ा में 25% दुग्ध उत्पादन बढ़ा है।